नमस्कार, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं, जब हम यह सोचने के लिए मजबूर होते हैं, हमारी सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था के दौरान कि काश ये हो जाता, सरकार ऐसा करती, प्रशासन वैसा करता। लेकिन ये सब चर्चाएँ घर में या अकादमिक मंचों पर सिमट के रह जाती है या ऑफिस की गॉसिप्स में ये सारी चीज़ें वहीं समाप्त हो जाती है। क्या कभी आपने ये प्रयत्न किया है कि आपने संबंधित अधिकारियों या एजेंसियों तक अपनी पीड़ा या अपने सुझाव पहुँचाए हों? आज के दौर में ये आवश्यकता है कि हम भी इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिन्होंने एक जिम्मेदार या सामाजिक प्रहरी के रूप में, एक दायित्वपूर्ण नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया। कटारिया जी, बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। यूँ तो कटारिया जी के जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। पहले भी हमारे चैनल पे हम उनसे बात कर चुके हैं, उनके व्यक्तित्व को लेकर के। मेल नर्स के रूप में अपने करियर को शुरू करते हुए अध्यापन में प्रवेश करना, प्रदेश के विभिन्न प्रमुख महाविद्यालयों में अध्यापन करना, राज्य के अनेक प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए शिक्षण, प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में योगदान देना और अंततः मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अधिष्ठाता पद से समाज विज्ञान संकाय के सेवानिवृत्ति और लेखन के साथ साथ पत्रों में भी आप निरंतर जुड़े रहे। तो इन सब के बीच में डॉक्टर कटारिया का एक पक्ष, जिसके बारे में शायद हमारे बहुत सारे मित्र या उनके आत्मीय भी पूरी तरह से परिचित नहीं होंगे, आज हम उन्हीं पक्षों पर आपसे कुछ बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के इस करियर में पिछले 20, 25, 30 सालों में एक जिम्मेदार, सजग, सतर्क नागरिक के रूप में जहां भी कहीं कोई गलत काम देखा या आपके मन में एक सुझाव आया कि इस तरह की व्यवस्था यदि की जाए तो वो व्यापक सामाजिक हितों में होगी, बहुत सारे इन्होंने प्रयोग किए, लगभग 100 के आसपास सुझाव दिए। तो आज हम उनकी ये जो यात्रा है, निश्चित रूप से आप सबको प्रेरणा देगी। जब हम 3 उंगली सामने करते हैं तो 2 उंगली अपनी ओर भी होती है, अर्थात हमारी क्या भूमिका हो सकती है, उसी के जीवंत उदाहरण है। कटारिया जी, शुरुआत करेंगे। ये जो आपने एक सजग नागरिकता की अलख जगाने का संकल्प लिया, उसके पीछे आपको प्रेरणा कैसे मिली? देखिए सर, मैंने एक बार आपसे पहले भी चर्चा में कहा था हम्म, कि मुझे शुरू से बचपन से आकाशवाणी सुनने का पूरा हॉबी कह दीजिए आप। मेरे पिताजी भी हम्म, सुनते थे और मेरे जो ताऊ जी थे जिनका प्रभाव है मेरे जीवन पे माता-पिता और ताऊ जी का। तो आकाशवाणी में जो सन 70 के ज़माने में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आया करते थे कि लोगों को प्रेरित करते थे। आप अपनी समस्याएँ हम्म, प्रशासन तक बताइए, चिट्ठी लिख दीजिए, इस तरह के होते थे, सुझाव दीजिए आपको कुछ पता हो। तब तो हम बच्चे थे, लेकिन ये पता था कि बार-बार ये बात कही जाती है कार्यक्रमों में, तो आगे बढ़ना चाहिए। तो जो इनिशियल इसका प्रयास मैंने किया था, मैं बच्चा ही था, 10वीं कक्षा 1980 में उत्तीर्ण करके मैं बास्केटबॉल नगर स्कूल से किया था और 8वीं तक की जो मेरी कक्षा थी, वो मैंने उत्तीर्ण करी थी मेरे गाँव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। चूँकि मेरे गाँव में बायोलॉजी नहीं थी, तो मैं 9वीं 10वीं पढ़ने बास्केटबॉल नगर गया था। मेरे पिताजी ने वहीं स्थानांतरण करवा लिया था। मेरे मेडिकल बैकग्राउंड को आगे बढ़वाना चाहते थे वो, ऐसा हम्म, सोचा होगा उन्होंने क्योंकि मैं गाँव में बचपन में दवाई पुड़िया भी देता था, बहुत छोटी-छोटी बना कर के नुस्खे टाइप में। नर्सिंग में तो बाद में गया, तो शायद इसका करियर मेडिकल में बनाए, तो मेरे को वहाँ लेके गए थे 10वीं में। लेकिन वहाँ 11वीं नहीं थी बास्केटबॉल नगर में, तो 11वीं करने के लिए मैं बहरोड आया। जब मैंने जुलाई 80 में फॉर्म लिया बहरोड से प्रवेश पत्र, तो उसमें था कि कक्षा 10 जहाँ से उत्तीर्ण करी वहाँ के प्रधानाध्यापक से सर्टिफ़ाई करवा के लाएँ। तो मैं मेरे गाँव से बहरोड फॉर्म लिया, वहाँ से लेकर के मैं उसको गया फॉर्म को बास्केटबॉल नगर बस से। तो 1 दिन तो इसमें लग गया, वहाँ से करवा लाया मैं टेस्ट।
उन्होंने प्रमाणित कर दिया। जब मैं जमा करवाने के लिए बहरोड स्कूल की विंडो पर गया, तो उन्होंने कहा देखो एक कॉलम और है, ये करवा कर के लाओ, प्रमाणित किया जाता है कि आपने कक्षा 8 भी उत्तीर्ण कर रखी है। अब 8वीं मैंने मेरे गाँव करी थी, तो उस दिन बहरोड से फिर मैं गाँव आया, तो अलग-अलग दिशाएँ हैं ये। तो मेरे हुँ, हुँ। 3 दिन तो केवल फार्म लेने और चक्कर काटने में लग गए। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत गलत है, ऐसे कैसे होगा? तो ये परेशानी है मतलब यूँ समझ में आई थी। तो मैंने क्या काम किया एक पोस्ट कार्ड लेकर के और लिख दिया, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर बस। और उनको ये समस्या बता दी कि जब मैंने 10वीं पास कर रखी तो 8वीं पास का भी दोबारा मेरे क्यों बनवाओगे आप? और ज़्यादा मुझे नहीं पता क्या लिखा था लेकिन मैंने शिकायत इस तरह की करी थी और पता मैंने दे दिया मेरे स्कूल का। 2-1 महीने बाद वो चिट्ठी का समाधान होकर के प्रिंसिपल के पास चिट्ठी आ गई कि ऐसे-ऐसे आपके एक विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत करी थी और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया गया है कि 8वीं के उत्तीर्ण का आप क्यों माँगते हो प्रमाण पत्र? ये प्रबंध की जाए। और उसमें हुँ। कॉपी टू मेरे गाँव मेरे लिए भी होगी चिट्ठी वगैरह, मैं समझता हाँ, नहीं हाँ। था। हेडमास्टर साहब कक्षा में लेकर के आए कि देखो ऐसा भी अपने पास स्टूडेंट है जो छोटी-मोटी बात हमें नहीं बताता, मुख्यमंत्री को ही कहता है। तो मैंने कहा साहब मुझे लगा कि ये बात तो सारी स्टेट की प्रॉब्लम होगी, कहनी चाहिए। तो फिर पहले प्रयास में सफलता मिलने पर फिर मेरे कहिए कि उत्साह मिला कि अपनी बात कहनी चाहिए। तो ये 2 सेगमेंट है सर, एक तो वो है जिसमें मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी होने के नाते थोड़ा प्रशासनिक तंत्र को यूँ कहिए औरों से तो थोड़ा ज़्यादा ही बातें पता थी कि कहाँ क्या करना चाहिए, मैकेनिज़्म क्या है। तो शिकायतों वाला मेरा अलग पुलिंदा है, जहाँ ग्रीवेंस हैं, जहाँ कोर्ट हुँ, हुँ। कचहरी की गई, उपभोक्ता कोर्ट में गए या शिकायतें करी, वो तो 200-300 अलग कहानी है। पर हुँ, अभी हुँ। मैंने जो इकजाई करके मैंने मेरी वेबसाइट पे लगाया, वो केवल सुझाव है, कि जिसमें मेरे को हुँ, शिकायत हुई, लेकिन अगर पब्लिक पॉलिसी सरकार की नीति हो, प्राइवेट के भी दिए हैं, कि हो तो ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। तो मतलब कभी सफलता मिली, कभी नहीं मिली। मैंने अकेले थोड़ी बहुत लोगों ने प्रयास किए हैं। बहुत लोग कर रहे होते हैं, जैसे मैं कहूँ एक बार मेरे बेटे ने वो आईएचएम गुरदासपुर में होटल मैनेजमेंट के हैं सीनियर लेक्चरर सौरभ कटारिया, तो उन्होंने भी एक बार दिव्य युद्ध के बारे में राजस्थान गवर्नमेंट वेबसाइट पर गलत जानकारी थी, उन्होंने ठीक करवाया, हो भी गई थी। तो एक हुँ। नेमीचंद गोलिया हैं चंडीगढ़ पीजी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, उन्होंने भी किसानों और बीमा के बारे में शिकायतें करी थी, दूर हुई। मेरे मित्र हैं अलवर में दिनेश गुप्ता नर्सिंग के देवजन हॉस्पिटल के जो हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में कई शिकायतें करी थी और सरकार ने मानी थी। तो अगर उचित सुझाव दिया जाए, कई बार उचित जगह लग जाए, तो फिर अधिकारीगण उस पे कार्रवाई भी करते हैं। हमेशा तो नहीं, पर बहुत बार की है। मैं खुद कह सकता हूँ कि मेरी सफलता की दर 100 सवा 100 बार मैंने दिए, 96 मेरे पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, जो मैंने वेबसाइट पे लगाए, अपलोड करे। कुछ नहीं है उपलब्ध, लेकिन मुझे मेरे डिस्पैच रजिस्टर में तो बात लिखी हुई है, एक सुझाव भेजा हुआ है। तो 20% सफलता मिलती है सर। तो यही प्रेरणा है। तो जो 10वीं क्लास का सुरेंद्र कटारिया जिसने पहली बार ये महसूस किया कि हम जो समस्या से मैं गुजर रहा हूँ, वहाँ जाना फिर आना, मैंने अपने 3 दिन खराब किए। उस समय जब मुख्यमंत्री को आपने पत्र लिखा, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, आपके मन में किस तरह की उथल-पुथल थी? क्योंकि मेरे ख्याल उस समय ये मन में भय भी होगा कि वहाँ लिख दिया, कुछ कार्रवाई हुई तो प्रिंसिपल क्या कहेंगे? या ना, ना, सरकार ना, जो कतई कहेगी, नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल था? वो नहीं, मेरे कतई एक क्षण भर भी मेरे मन में नहीं आया था। मुझे हाँ, हाँ। लगा कि बात कहनी चाहिए, तो कुछ तो कह दीजिए, शायद मैं धनु राशि का हूँ, राशियों का भी प्रभाव जीवन में होता होगा, जो मानते हैं उनके लिए। इस इस नेचर इस होती है, मोड़ तक शक्ति होती है। पहुँचने के लिए या इस तरह की भावना के लिए, क्या उसके पहले आकाशवाणी का तो आपने एक प्रसंग बताया कि जिससे आपको थोड़ा बल मिला। क्या और भी कोई ऐसी घटनाएँ घटी, जिसने आपको इस तरह से निर्भीक होकर के सीधा सत्ता के शीर्ष पर जाकर के अपनी बात कहने का एक तरह से साहस दिया उस किशोर या युवा सुरेंद्र कटारिया को? कोई ऐसा याद आता है आपको? हाँ, नहीं मैंने सत्ता शीर्ष पे तो नहीं कहा, लेकिन तत्कालीन अधिकारी को कहा था। मैं तो वो घटना ख़ैर भूल गया था, पर मेरे जो चाचा-ताऊ थे ना, वो उन्होंने मेरे को याद दिलाई जब मैं नर्सिंग वग़ैरह में चला गया, तेरे बचपन में ऐसे कारनामे थे कि एक हमारे एक अध्यापक बहुत पिटाई करते थे हमारी, प्राइमरी में। कभी-कभी आते और जिस दिन आते थे उस दिन वो नीम की डाली तोड़वा कर के फिर हमारे सभी बच्चों को पीटते थे। मेरे तो ख्याल वो हमारी दौर कक्षा था जब सारे विद्यार्थी पिटते थे। हाँ, सारे वो पीटते थे वो सर। था ना, क्योंकि तो हमें वो भी हुआ ध्यान है क्या हमारे कि भी
उंगलियों के बीच में पेंसिल दबा करके दबा हाँ, दिया वो करते थे। मुद्दा बनाना वो सारा करते थे। हाँ, तो एक बार खाली क्लास थी, बच्चे शोर कर रहे थे और मैं नहीं कर रहा था, शोर करने वालों की कैटेगरी में नहीं था मैं। एक दुबला-पतला और शांत नेचर का हुआ करता था उस टाइम तो। तो वो जो गुरुजी आए उन्होंने सबकी पिटाई कर दी। तो मैं आगे बैठा था, मेरे थोड़ा ज़्यादा पड़ी, दुबला-पतला था तो दर्द भी ज़्यादा हुआ। तब उन्होंने पिटाई करी, तो उस क्लास में कुछ तो खैर लड़के हिस्ट-पुष्ट होते हैं, उन्होंने सहन कर लिया। मैं अपनी रोनी सूरत बना के बैठा रहा। संयोग ऐसा हुआ कि जो गाड़ी ले ट्रैक्टर वो पीले रंग के जेटर वो क्या हिंदुस्तान ट्रैक्टर ऊँचा-सा होता था, टीवी कच्चे हमारे, उनमें एसडीएम साहब बैठ के आए, स्कूल का निरीक्षण करने। शायद ये क्लास चौथी या 5वीं की बात है। तो उन्होंने कक्षा में आए तो सारे बच्चे सावधान बैठे थे और मैं अपनी रोनी मुद्रा में आँसू गिरे नहीं थे, इस तरह बैठा था। मेरे से उन्होंने पूछा, "बीमार हो क्या?" मैंने कहा, "नहीं।" "तो रोने क्यों हो रहे हो?" मैंने कहा, "मेरी आज पिटाई हुई।" "तो तू पढ़ाई नहीं करी होगी?" मैंने कहा, "नहीं, ये बच्चे सब शोर कर रहे थे, तो सबकी पिटाई हुई, पर मैं तो शोर नहीं कर रहा था। इनसे पूछ लो।" तो सबने कहा, "नहीं, नहीं साहब ये नहीं कर रहा था, ये शोर नहीं कर रहा था।" तो फिर मैंने कहा, "मेरी पिटाई क्यों हुई है?" तो एसडीएम भी थोड़े नए आरएएस अधिकारी वगैरह रहे होंगे। उन्होंने बड़े गंभीरता से लिया, उस अध्यापक से पूछा, "क्या मामला है?" तो कुछ नहीं बोले। मैंने कहा, "साहब ये कभी-कभी तो आते हैं और आते हैं जिस दिन ना बस ठुकाई का काम करते हैं हमारे।" तो उनको टेबल पे बैठा करके वो सीधा बहरोड, नीमराना, अलवर जहाँ भी लेना ले गए और उनकी स्थानांतरण कर दिया। तो मेरे पिताजी को पता चला तो उन्होंने मेरे को बहुत डाँटा था, कि तुमने क्या किया? पर मेरे ताऊजी ने साथ दिया था, जिन्होंने सही को सही कहा है। तो ये मैं सत्ता शीर्ष तक जाने की बात नहीं थी, पर अपनी बात निर्भीक ढंग से कहो, ये संस्कार तो मुझे मेरे ताऊ से ज़्यादा मिले थे। मेरे पिताजी तो शिक्षक थे, तो वो जिस एक तरह संतुलित की आपकी छवि बनी विद्यालय में, क्योंकि शिक्षकों को मालूम पड़ा और भी जगह प्रिंसिपल ने भी देखा होगा, एसडीएम तक आपने बात की, एसडीएम तक भी एक चौथी क्लास के बच्चे का बात करना बड़े साहस की बात थी। तो आपकी छवि कुछ ऐसी बन गई होगी कि कहीं लोग आपसे डरते हो या आपके सामने कहीं एक उस तरह का रहा कि ये तो सच के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है, इससे थोड़ा सतर्क सावधान रहना चाहिए, कि उस तरह का याद आता है आपको कि नहीं, स्कूल उसके में? बाद मुझे पता है कि मेरे उस कक्षा के जो साथी हैं, आज भी मेरे को गांधी बोलते हैं। मैं हूँ नहीं, लेकिन मेरे उस कक्षा के जो मेरे साथी हैं, वो आज भी बूढ़े हो गए, मेरे को गांधी बोलते हैं वो। अच्छा। कुछ अच्छा अभय खैर, बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो ये जो आपका इस चौथी क्लास से एक तरह से जो संस्कार मिले आपके कि निर्भीक होकर के अपनी बात कहना और संबंधित अधिकारियों तक, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, वहाँ तक अपनी बात को सही तरीके से पहुँचाना और उसके परिणाम भी आपने देखे। उधर आपने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र आया और वो प्रमाण पत्र माँगना की वो जो नीति थी उसको बंद कराया। एसडीएम ने स्कूल से शिक्षक के खिलाफ भी एक तरह से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई की, वहाँ से ट्रांसफ़र किया। तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस तो आपका आया ही होगा। उस दौर में आपने आस-पास देखा होगा, जैसे-जैसे आप बड़े हुए, थोड़ा परिपक्वता बढ़ी, तो आपको क्या लगने लगा कि इस देश में, अपने समाज में, एक तरफ तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और कुछ हुँ, हुँ। ऐसे हैं जो चुपचाप सारी चीज़ सहन करते रहते हैं। उस अंतर को उस दौर में आपने कैसे महसूस किया? आज के क्या क्या सोचते हैं उस समय के उस दौर के दौर बारे में में तो आप? मैं नहीं इतना महसूस नहीं करता था सर। वो देखिए, हुँ, बचपन तो बचपन ही होता है। चीज़ों को गंभीरता से महसूस कर रही जो कह रहे हो ना आप, वो हुँ, हुँ, मैंने जब बीए, एमए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा ना, हुँ, तो हुँ, प्रशासनिक तंत्र को मैं बेहतर ढंग से समझ पाया और जब एसएमएस हॉस्पिटल में नौकरी करी, तब ये भेद समझ में आया कि ये जो दीनहीन, परेशान व्यक्ति अलग-अलग राज्यों से एसएमएस हॉस्पिटल तक आते हैं, इतने सर्वोच्च संस्थान है राज्य का तो, लेकिन आस-पास के जो नेबरिंग स्टेट है उनका भी है। फिर उन्हीं हुँ, हुँ, दिनों में नवभारत टाइम्स वगैरह में लिखने लग गया था स्वतंत्र लेखक के रूप में। तो सामान्य समस्याएँ भी, प्रशासनिक समस्याएँ भी उठाते थे और जो एक रिपोर्टर के तरह का काम नौकरी में रहते हुए खैर ज़्यादा नहीं कर सकते आप, लेकिन मैं लेखन काम में मेरा प्राय सामाजिक समस्याएँ, प्रशासनिक मुद्दे हुआ करते थे। तो वहाँ से थोड़ी-सी मैच्योरिटी आई। तो 90 ओनवर्ड जब मेरी एमए हुई है, तब से मेरे पास रिकॉर्ड भी उपलब्ध है, वो हुँ, सुझाव हुँ, देने का। तो लड़ाइयाँ तो बहुत वो अलग है, वो एक अलग है, जो ग्रीवेंस शिकायत होती है वो अलग है। लेकिन इन हुँ, हुँ, नीतिगत सुझाव देने चाहिए और लोक प्रशासन क्या है कि नीतियों का क्रियान्वयन है, लोक प्रशासन। ये बात समझ में आने के बाद कि नीति बनाने वाले तंत्र तक और ये पता चल गया कि कौन-सा विभाग किस काम को करता है और किस अधिकारी तक कौन-सी बात जानी चाहिए।
ये तो इसका चरित्र तो मेरे विषय को ही जाता है। इस विषय ने मेरे में पैदा करी समझ। कटारिया जी, जो कुछ आपने पढ़ा, पढ़ाया, महसूस किया, उस आदर्शोन्मुखी व्यवस्था को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए 1990 से आगे लगभग आपको 35 साल से ज्यादा का समय हो 35 गया, साल। साढ़े तीन 4 दशक होने जा रहे हैं। तो आपने सैकड़ों शिकायतें की, उसकी बात अलग है। जो आपने सुझाव दिए, नीतिगत सुझाव विशेषकर, जो जी। हमारे देश की नीतियों में परिवर्तन आया, सबसे बड़ा अनुभव या सबसे बड़ी सीख आप क्या मानते हैं आपकी इस 4 दशक की लगभग जो यात्रा पूरी होने जा रही है, इस प्रशासनिक तंत्र को एक अध्यापक के रूप में, शोधार्थी के रूप में और एक सजग नागरिक के रूप में देखते हुए? मेरी निजी सीख तो ये है कि आपको बात कहनी है और आपके पास तर्क हैं। देखो रिसर्च ओरिएंट का होना वो तो एक मैच्योरिटी के साथ आता है। शुरू-शुरू में हम्म, तो मैंने खुद ने भी बचकाने से सुझाव दिए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो मैच्योर सुझाव थे। लेकिन आज की स्थिति में मैं कोई सुझाव देता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस होते हैं, रिसर्च होती है, एक आधार होता है और ये क्रियान्वित हो सकता है या नहीं, ये दे सकते हैं। लेकिन कभी जवाब आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नीति क्रियान्वित होगी, कभी नहीं होगी, कभी वैसे सुझाव बहुत लोग देते हैं। हम्म, जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने 2004 में याचिका लगाई राज्यसभा में कि जवाबदेहिता का एक कानून बने कि हर व्यक्ति अपने एक्ट के लिए ज़िम्मेदार हो। और दूसरा, ये जो श्रमिक समस्या और आतंकवाद को बेस बना कर के मैंने सुझाव दिया था, एक यूनिक पहचान पत्र होना चाहिए, हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो अब हम्म, मान लीजिए बाद में आधार आ गया, तो हम ये कहेंगे कि एक विचार तो सरकार तक चला ही होगा। बहुत लोगों हम्म, ने इसे कहा होगा, हमने कहा यह टेस्ट करवाना जो परंपरा है ना, ये सुझाव बहुत बार दिया 1998 से 3 के बीच में। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को तो सेल्फ अटेस्टेशन की प्रक्रिया हो गई। तो जैसे ये एक टेस्टिंग एजेंसी होनी चाहिए, आप बार-बार अलग-अलग एजेंसियों से क्यों करवाते हो? तो एनटीए कभी कालांतर में इस तरह का सरकार ने मान लिया। हमने कहा कि भई आप इंटरव्यू से पहले ही लोगों से सारे दस्तावेज़ क्यों लेते हो? पुराने ज़माने में आवेदन पत्र, उसके साथ सारे दस्तावेज़ दीजिए, वापसी का लिफाफा, टिकट, पोस्ट कार्ड, पता-वता लगा कर फिर और वो जिनका चयन नहीं होगा, इंटरव्यू कॉल नहीं होगा तो वो तो वेस्टेज है। मैंने इसको कई बार इस सुझाव को प्रशासनिक सुधार आयोग और उन तक भिजवाया। तो हम्म, फिर मोहताणु वगैरह पे थी, हमारी कोविड के टाइम थे, संविधान समीक्षा आयोग ने माँगे थे, राज्य बाल नीति में सुझाव माँगे थे, एमपीएस का यूपीएस में परिवर्तन वाला था। जैसे हमारे अभी जो ये गलियों में गाय, भैंस, कुत्ते जो घूमते हैं, आवारा पशु कहिए, निराश्रित पशु जो, इनकी हम्म, पीआईआर सुप्रीम कोर्ट में दी थी। तो औरों के साथ वो मर्ज होकर के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जैसे कुरुक्षेत्र में मेरा आर्टिकल था कि मूल आधार ये है। तो हमने हमारे गाँव की केस स्टडी लगा करके अटल बिहारी वाजपेयी शासन के सामने रखी कि देखिए गाँव सड़क बिजली आने से पहले इंडिकेटर्स पे ऐसे है और इसके बाद ये है। तो जब मैं वर्ल्ड बैंक के लिए प्रोजेक्ट में काम करता था, तब हमने कहा था कि आप हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, वो विफल होंगे। आप पहले सड़क बिजली बनाइए। तो इस हम्म, हाइपोथेसिस को लगा करके फिर उसको समझ पैदा होगी कि पीएचडी करने के बाद कि आप प्री पोज़ीशन बताइए, फिर पोस्ट पोज़ीशन बताइए, फिर उस ये इंडिकेटर निर्णायक है। तो आप पैसा इन पे लगाइए, तो आर्थिक विकास पहले करिए, फिर सामाजिक विकास होगा। लोग उल्टा मत चलिए, पहले स्कूल और हॉस्पिटल खोल दें, बिजली बाद में भेज देंगे। तो ये तरीका गलत है। तो ये हमने डब्ल्यूएचओ तक भी, वर्ल्ड बैंक तक भी बड़ी मीटिंगें होती थी, उनमें भी भागीदार होता था। दिल्ली में रहा 3 साल तक। फिर ये योजना में लिखना चाहिए कि आगे तक जाती है। ये संसदीय समिति को देना चाहिए, अच्छा आगे तक जाते हैं। ये राज्यसभा को दीजिए, ये आयोग को दीजिए, ये मानवाधिकार आयोग को बताइए। तो फिर सही जगह पे सही चीज़ चली जाती है ना, तो फिर वो विकृत लोगों का विचार साकार हो जाता है सर। नथिंग इज़ स्ट्रोंगर देन आइडिया व्हिच टाइम हैज़ कम। उस विचार से बढ़कर कोई नहीं है जिसका समय आ गया है। तो जैसे हम्म, सप्लीमेंट्री आंसर शीट वगैरह मत लीजिए। तो सुखाड़े यूनिवर्सिटी ने इस प्रयोग को किया और मैंने ये इसकी चिट्ठी बना करके राजभवन को दे दी कि आप सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रयोग को लागू क्यों नहीं करवा देते हैं? तो विस्तार हम्म, के उसमें रख लिया गया मीटिंग में, फिर वो चीज़ें एक तरह से लागू हो गई। ऐसे ही पल्स पोलियो अभियान के टाइम के हैं, कोविड के टाइम के भी बहुत सारे हैं। तो कोई चीज़ लागू होती है, कोई नहीं भी होती। कई बार जैसे पाठ्य पुस्तकें छठी, 7वीं, 8वीं की साइंस की जितनी भी एनसीईआरटी के द्वारा, वो मैंने सारी जहाँ-जहाँ त्रुटियाँ थी, वो 1990-96 के बीच उन सब में करेक्शन सारे के सारे लागू भी हुए थे, करेक्शन हो गए थे। हम्म। तो आप प्रयास करें तो यही मोटिवेशन है।
बिल्कुल, कि आप बिल्कुल, बिल्कुल। अपने सहज भाव से बताइए आगे, तो होती है कार्रवाई, नहीं भी होती, दोनों बात है। और अच्छा जैसा ये जब सुझाव आप मैं दे रहा हूँ, हो हाँ, सकता है वैसे सुझाव हज़ारों आदमी भी दे रहे हों। तो हाँ, ये हाँ, तो हाँ, नहीं हो कह सकता अब मेरे सुझाव से ये हुआ, ये तो अहंकार नहीं है मेरे को। लेकिन हुँ, मैंने एक विचार प्रस्तुत किया था किसी अच्छे अधिकारी के पास जाने पर वो पत्रावली चल पड़ी और हुँ, हुँ, हुँ। कहिए पब्लिक ओपिनियन का मेरा भी हिस्सा था उस टाइम, यूँ कहिए। अच्छा ये जो आप सुझाव देते थे, उन सुझावों की क्रियान्विति के लिए क्या कभी आपने कोई अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आपने जैसे सुझाव भेजा, फिर आपने हुँ, अखबारों में कहा हो कि ये माँग की है या जनप्रतिनिधियों को या प्रशासनिक अधिकारियों को अप्रोच किया हो जितनी अपनी हाँ, क्षमता और हाँ, उस तरह का भी आपने प्रयास किए क्या एक किया माहौल किया बनाने है। के लिए? जैसे अच्छा। लोक प्रशासन विषय कॉलेजों में बहुत ज़रूरी है। तो हुँ, जहाँ भी हुँ। हमारे सांसद और विधायक हुए हैं, उनको हर बार छात्र नेताओं के माध्यम से पर्सनली जहाँ कहीं भी किसी मंच पे या वैसे भी मुलाकात हुई है, कहीं हवाई यात्रा में बगल में कोई बैठा मिल गया, तो एक कागज़ उनको पता लेकर के दे दिया। ये किया है, अखबारों में आर्टिकल में कहीं न कहीं सुझाव जैसे कि यूनिक पहचान कार्ड बने। ये मेरा आतंकवाद पे एक आर्टिकल था इतवारी पत्रिका में, उसमें भी मैंने अलग से लिखा था कि इसका ये वे आउट है। तो समस्याओं के जितने भी आर्टिकल हैं, उसमें लास्ट में एक सुझाव भी या 2 सुझाव भी, तो पुलिस विज्ञान पत्रिका में भी बहुत सारे हैं और इनमें सुझाव तो अलग-अलग रूपों में दिए गए हैं सर और वो तो हाँ, कई बार लोगों को प्रेरित किया है, दूसरे मेरे विद्यार्थी हैं वो भी लिखें। जैसे हाल ही के दिनों में 2 कैप्सूल ऐसे हैं हमारे, एक कैप्सूल तो विटामिन ई का है जो हरे-हरे रंग का दिखता है और एक दूसरी कंपनी का हरे रंग का ऐसा ही कैप्सूल जो बाहर से मतलब ट्रांसपेरेंट दिखता है, जो इन्हेल किया जाता है, गर्म पानी में डालिए उससे आपकी जुकाम दूर होती है। दोनों का रंग रूप एक जैसा है। अब कोई मान लीजिए गलती से जो पानी में भाप लेने वाला है, वो वाला ले जाए विटामिन ई के भरोसे, तो उसमें तो कैंफर वगैरह दूसरी ज़हरीली चीज़ें हैं, तो नुकसान होगा। तो मैंने दोनों ही कंपनियों को लिखा कि भई ये तो आप इनमें अपने रंग बदलिए या पैटर्न बदलिए पैकिंग का। तो फिर मैंने व्हाट्सएप पे जो मेरे मिलने वालों के लिए स्टेटस पर लगाया, तो एक राहुल तुषावरा हैं उदयपुर के, जगदीश गुर्जर हैं हमारे मावली साइड के राजस्थानी के स्कॉलर, तो इन लोगों ने भी वो हुँ, हुँ। सरकार को आगे दिया। पर सरकार ने तो पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, नहीं हमारे मानकों के हिसाब से इनकी कोई कमी नहीं है। तो उन कंपनियों से भी कहा है, वो मैंने इसमें लगा भी रखा है कि इस ऐसी त्रुटि को आप सुधारिए। तो लोगों से भी कहते हैं, मीडिया से भी कहा है, पत्रकारों से भी अलग-अलग कहा है, मंचों पर भी कहा है, सभा हुँ, समारोह पे बहुत लोग बुलाते हैं तो अपना आइडिया फ्लोट करते हैं, तो बहुत लोग जुड़ते हैं उससे। तो और फिर वो जनमत का रूप लेता है, सब लोग ऐसा कहें, वो संतुष्टि है। अच्छा कटेरा जी आपकी जो ये वेबसाइट है इसका आप नाम बताएँ ताकि जो हमारे मित्र आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो भी उसको एक्सेस कर सकें और कहीं उनको भी प्रेरणा मिल सके वो वेबसाइट का नाम है सर कि किस तरह www से आपने अपनी इस पूरी यात्रा को एक बार रिपीट कीजिए। हुँ, www.surendrakataria.com SURENDRAKATARIA हुँ। surendrakataria.com और सुरेंद्र कटारिया पब्लिक एड भी आप लिख देंगे तो वो अपना आप स्वतः एक नंबर पे वही पेज खुलती है। इस नाम के बहुत अधिक लोग मतलब गूगल बाबा पे नहीं है अपने आप शायद। ले जाएगा वहाँ पर वो। हुँ, हुँ, हुँ। अपना आप कटियारा खुलती है जी फिर ये वो। जो आपकी पूरी यात्रा आपने वेबसाइट पे भी अपने सारे उसके प्रमाण भी दिए हैं और पिछले 35 सालों का सारा विवरण वहाँ उपलब्ध है। जैसा अपनी बातचीत से मुझे कुछ लगा कि कुछ सिफ़ारिशें आपकी ऐसी थी, जिनको क्रियान्वित करने में समय लगा और वो विचार आगे से आगे बढ़ता गया और जगह भी सुझाव आए होंगे। कुछ ऐसे उदाहरण हाँ, याद आ रहे हैं आपको, जिस पर बहुत जल्दी सकारात्मक आपको उसका एक तरह से फीडबैक या रिस्पॉन्स मिला हो? इस तरह का कि ये उसका सेल्फ तुरंत सेल्फ असर पड़ा हो जैसा अटेस्टेशन आपने बताया ये हुँ, हाँ, हुँ, जैसे कि लोगों के खुद के कागज़, मार्कशीट वगैरह लोग खुद प्रमाणित करें। ये 98-99 में देते ही प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्यों को लिख दिया था, तो वो जल्दी से हो गया था। हुँ। मतलब उस पे कार्रवाई जल्दी हुई थी। ये आप हर चीज़ के लिए क्या अधिकारियों के पास ये ब्रिटिश कोई परंपरा ऐसे हाँ, बहुत है कुछ सर जो ऐसे मैं सुझाव चाहता या हूँ अभी बार-बार मैं दे चुका हूँ। हाँ, एक सुझाव है हाँ, मेरा वो बहुत लंबी तो बहुत बार देता हूँ। वो ये है हुँ, कि हुँ, जो हमारे नागरिक हैं, इन सब की एक सिटीज़न कुंडली बना दीजिए। 3-4 हाँ, बार हाँ। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने इनको दिया अर्थात मेरे मार्कशीट, मेरी पढ़ाई-लिखाई, मेरी नौकरी, मेरी आजीविका, मेरे दंड, मेरे पुरस्कार, मेरे चालान, मेरा मोबाइल नंबर, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे कोर्ट केस
मेरे क्रिमिनल केस, मेरी प्रॉपर्टी, चल-अचल, सारे एक व्यक्ति का डोजियर एक जगह बना दीजिए। तो आप उससे क्या होगा कि फिर आपको मल्टीपल ये जो विभागों के द्वारा कार्रवाइयाँ होती हैं, कोऑर्डिनेशन की समस्या मिट जाएगी। मसलन कोई व्यक्ति अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने जाता है, तो वो 15 साल के बाद वो लाइसेंस आपका रिन्यू कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आरटीओ के पास इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि पिछले 20 साल में आप शराब पी करके कितनी बार एक्सीडेंट कर चुके हैं या पकड़े गए हैं। ये लिंक होना चाहिए ना। मेरे पास पैसा है तो मैंने ज़मीन जयपुर भी ले ली, बीकानेर भी, उदयपुर भी ले ली, गाँव में भी ले ली, 20 प्लॉट लेके पटक दिए, ज़मीनों को भाव महँगा कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसा है और मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक व्यक्ति के पास एक ही प्लॉट हो, एक दंपति के पास, जो सिंगापुर की नीति, तो वो 2 नहीं है, ये पकड़ने के लिए आपके पास उस कुंडली में अपना आप हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, ऑलरेडी आपके पास 4 प्लॉट हैं। तो यदि आपको शुचिता स्थापित करनी है देश में, तो हर व्यक्ति की समस्त प्रकार की जानकारियाँ, उसकी जिस कुंडली में 12 घर होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, इसी तरह से 12 प्रकार की मुख्य एक्टिविटी आप प्रत्येक नागरिक की इस कुंडली में कर दीजिए। दूसरा है कि जवाबदेहिता का कानून, बहुत बार डिमांड रखी है मैंने, शायद 7-8 बार मेरे सुझाव में अलग-अलग टाइम गई है कि मेन होल खुला पड़ा रह गया, एक श्रमिक मर गया, बिजली की लाइन में करंट था और आपने मजदूर के ऊपर चढ़ा दिया। आपने बोरवेल खुदवाया, ढक्कन नहीं लगाया था। आपने अपने घर के पास रोड़ी पटक रखी, उधर से बाइकर्स निकलते हैं। इस तरह से लोग मर जाते हैं। तो जीवन की कीमत यदि आपको करनी है तो प्रत्येक नागरिक अपने काम के लिए दायित्व ग्रहण करे। सरकारी कर्मचारी तो करें, नागरिक भी करें। तो आपके प्रत्येक उसके लिए जो एक्शन है, उसकी अकाउंटेबिलिटी का आप कानून लेकर के आइए। अकाउंटेबिलिटी का कानून लाए बिना आपके नागरिक कर्तव्यों वाली जो पूर्ति है ना, वो नहीं होगी। एक मैंने सुझाव दिया है कि जो पशु, कुत्ते, गाय वगैरह, ये जो बैल वगैरह सड़क पे हैं और ये फिर नुकसान पहुँचाते हैं। जीव का तो हो ही रहा है, मतलब वो परेशानी, तो इनका जीव आधार नंबर दे दीजिए। इनके चंडीगढ़ वगैरह में आपको पता होगा, पीतल के वो कानों में डाल देते हैं नंबर। तो मेरे पास कुत्ता है तो उसका एक नंबर वगैरह जीव आधार बना दीजिए, बायोमेट्रिक और जो भी पैटर्न लाइन, और उस सड़क पे वो गाय पाई जाए या कुत्ता पाया जाए तो पता चल जाएगा कटारिया जी ने इसको सड़क पे छोड़ा है, तो फिर कटारिया जी को जेल में भेजिए ना। तो आप इनका वो कर दीजिए पंजीकरण, तो पकड़ में आ जाएगा किसने सड़क पे अपने पशु छोड़े हैं। तो पशुओं का भी तो मानवीय गरिमा नहीं, लेकिन पशु की गरिमा तो है ना, और उसकी रक्षा है, उसका शेल्टर होम होना चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। अब इसी तरह से जेल में लोग जाते हैं, अपराधी किसी भी कारण से गए हों, उनका भोजन का खर्चा घर वाले गए वहन करें, सरकार नहीं करे। मैं सुझाव बहुत बार दे चुका हूँ। ये फिर इससे ये होगा कि कई लोग डरेंगे कि घर तो ऑलरेडी गरीब है और मैं अगर गया तो 2000-3000 रुपया महीना जो भी है, सरकार मेरे घर वालों से लेगी। कमाऊ पूत भी मैं ही, बोलते भी मैं ही, और फिर घर वाले प्रेशर डालेंगे। अभी तो आप अपराध भी करिए, जेल भी काटिए और फिर आपको रोटियाँ भी सरकार ही खिलाएगी। ये वेलफेयर स्टेट नहीं है। तो भारत जैसे देश में कुछ दंडनीय चीज़ें भी होनी चाहिए। कोई व्यवस्था बिल्कुल। कुल मिला करके, मतलब जैसे गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है, भ्रष्टाचार है, नागरिक कर्तव्य नहीं है, ढोंगी हैं हम लोग सर, कुल मिलाकर के। व्यवस्थाएँ जो लचर-पचर है ना, तो सरकारों को अंततः कठोरता प्रदर्शित करनी होगी, तब जी। काम चलेगा। तो ये भी एक सुझाव पेंडिंग है। अच्छा कटारिया जी, आप अक्सर बात करते हैं साइंटिफिक टेम्पर और कॉमन सेंस को लेकर के, हुँ, और ये भी आपने सुझाव दिए हैं कि हमारे जो स्कूल और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है इसमें भी इन चीज़ों को जोड़ना चाहिए। कुल जी मिला के सर। आपका इतना लंबा संवाद शिक्षा के साथ भी रहा है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में आप सबसे बड़ी कमी इस समय किस चीज़ को मानते हैं? ये जो अपन सामाजिक समरसता की और उसकी बात कर रहे हैं नीतियों के संदर्भ में, तो क्या क्या सबसे बड़ी कमी मानते हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए हमारे विश्वविद्यालय जी, प्रशासन को, सरकार को? तो आपको भी ध्यान होगा और पहले सिविक सेंस, मतलब जो सभ्य नागरिक बनाने की बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। हुँ, हुँ। दबाव से कहिए या बच्चों को डरा-धमका के। बाकायदा मेरे बचपन में सर एक पोस्ट थी, एनडीएसआई, नेशनल डिसिप्लिन, वो जो इंस्ट्रक्टर हुआ करता था अनुशासन स्थापित करने के लिए, अलग से एक पद था सर, जो इस अनुशासन स्थापित करता था। बाद में उसको पीटीआई में उस पद को शायद मर्ज कर दिया था। लेकिन अनुशासन स्थापना का भी हमारे देश में एक प्रोजेक्ट आया था, लोग नौकरियाँ करते थे। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। कहाँ भी गायब हो गया, अनुशासन ही तो गायब हो गया। तो अनुशासन सिखाने के लिए स्कूल तो है ही, माता-पिता मुख्य हैं नेचुरली। कानून तो बहुत बाद में अपना रोल अदा करता है।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉमन सेंस भी सिखाएँ। सिविक सेंस कॉमन सेंस का ही विस्तार है, सामाजिक स्तर पे वो बात आ जाती है तब वो सिविक सेंस या बेसिक सेंस कहलाता है। तो ये तो उसमें है ही। अब साइंटिफिक टेम्पर हमारे होना चाहिए, देश का मौलिक कर्तव्य है। लेकिन हुँ, साइंटिफिक टेम्पर जैसा फ़िनलैंड, नॉर्वे जो है ना ये स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्री, वहाँ जिस तरह से बचपन से कथा कहानियाँ भी विज्ञान की सुनाई जाती हैं। नैतिकता को भी विज्ञान से समझाया जाता है, धार्मिकता को भी वहाँ तर्क के साथ समझाया जाता है। मतलब विज्ञान जीवन का एक शैली है, स्टाइल है, दर्शन है। इस तरह से विकसित हुँ, करने के लिए जो हमारे यहाँ तो थोड़ा वो चल रहा है, मतलब ढोंग, अंधविश्वास तरह, और यूँ कहिए बढ़ा है, घटा नहीं है। मतलब ये 21वीं सदी में आप ये कहें कोई घटा हो, ऐसा नहीं है। आप सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनिए, कोई बुरी बात नहीं, होना ही चाहिए प्रत्येक देश। लेकिन मूल्य और नैतिकता के प्रचार-प्रसार के लिए ज़रूरी है कि चिंतन आपका सामाजिक हो, आप अवलोकन करना सीखिए, गलतियों पर ध्यान देना सीखिए। तो स्कूली शिक्षा में कॉमन सेंस, साइंटिफिक टेम्पर और वो एनडीए-एसआई वाली जो पोस्ट हुआ करती थी ना, वो हुँ, फिर से हुँ, आए। हुँ। पुराने ज़माने में लोगों को ऐतराज़ था, अभी भी अनुशासन तो किसी को पसंद नहीं है। आपने टोक दिया मतलब आप दुश्मन हो गए। लेकिन राष्ट्र का निर्माण करने का और कोई दूसरा तरीका है नहीं। राष्ट्र तो अनुशासन से ही विकसित होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अनुशासन की बात की, वो तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि हमारे विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में अनुशासन होना चाहिए और पहले इस तरह के पद थे, जो अनुशासन लागू करने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन एक अनुशासन की और बात करूँगा, वो है भाषा अनुशासन। आपने जी, अक्सर जो वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं, व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं, उधर भी ध्यान दिलाया है और हम अक्सर अपने अनुभव में देखते हैं। मेरा कई जगह जाना हुआ, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय शब्द जैसे गलत लिखा हुआ है। उसके अलावा बैंक में आप जाएँगे तो वहाँ अनुवाद की गलतियाँ हैं। एक बार तो हाँ, एक बैंक में गया मैं, रिज़र्व बैंक गलत लिखा हुआ था वहाँ पे। हाँ, आए दिन हाँ। हमारा एनकाउंटर होता है। हमारे जो हुँ, ऐतिहासिक स्थल है वहाँ जाइए आप, वहाँ भाषा की इतनी अशुद्ध मिलेंगे आपको कि और दवाइयों की दुकान है ना, हाँ, दवाई अक्सर गलत लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो ऐसे हाँ। आम जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हुँ। ये जो भाषाई अनुशासन नहीं है हमारे यहाँ, क्या लगता है कि प्रशासन में भाषा के प्रति ये सटीकता का जो बोध होना चाहिए, वो उपेक्षित हो रहा है या सभी तरफ एक आकस्मिक अप्रोच चल रही है, कैजुअल अप्रोच है? पहले तो ऐसा मान रहे थे कि हम देश में शिक्षा का प्रसार कम है। हुँ, पहले हुँ। तो ये हमारे पास बचकाना सा आंसर हुआ करता था और आज हमारे पास स्थिति ये कि हमारे में कैजुअल अप्रोच आ गई, गंभीरता नहीं है। क्योंकि देखिए जो लिखने वाला काम करता है, कहीं पर भी कोई मान लीजिए बोर्ड बनाए, पेंटर बनाए, वो बहुत अधिक पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये तो तय है। लेकिन हुँ, वो हुँ। बोर्ड बनेगा, कैसा बनेगा, क्या अक्षर लिखे जाएँगे, ये तो कोई ज़िम्मेदार अधिकारी देना। बिल्कुल, समस्या लिख ये के है दे। कि जो त्रुटियाँ आपने पकड़ी होंगी, वो प्रायः हिंदी भाषा में पकड़ी होंगी हुँ, हुँ, और हुँ। हमारे जो बड़े सबसे बड़े अधिकारी साहब हैं, वो अंग्रेज़ी पढ़ कर के आए हुए हैं, ज़्यादातर। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा किसी बाबू को कहा होगा कि 2-3 चीज़ ऐसा लिखवा देना। हुँ, अब हुँ। बाबू वर्ग भी बहुत गंभीर नहीं है। तो जो बड़े विभाग हैं, उनमें तो बाकायदा हिंदी अधिकारी भी है, हुँ, जहाँ हुँ। बड़े विभाग हर एक स्तर पर वो नहीं होते। अब वो मानकीकरण जब नहीं होगा और आप कैजुअल रहेंगे, तो जैसे अब स्वच्छ भारत का जो मेन लोगो है, उसमें स्वच्छ गलत लगा हुआ है। उसमें SWACHH तो बीच का च खा गए, स्वच्छ है लिखा हुआ है खाली। तो कह दिया उनको, लेकिन अब उसको वो मेरा चिट्ठी भी जाएगी तो उसी बाबू के पास पुटअप होगी जिसने वो बनवाया था। सारा समाधान इसलिए नहीं हो पाता कि जिसको शिकायत करिए ना, उसी के पास कागज़ चला गया। तो उसको पत्र को नत्थी कर दिया जाए या फाइल कर दिया जाए, ऑफ़िस बंद किया जाए। तो भाषा के प्रति इसलिए नहीं है कि हम भाषा को माँ की तरह सम्मान देते नहीं हैं। गंगा माँ है, गाय हमारी माँ है, जन्म देने हुँ, वाली माँ तो जैविक माँ है ही। आपका मिट्टी जन्म लिया है, वो जगह आपकी माँ है, तो हम तो 5 माँ हैं, तो उसमें भाषा एक माँ है। तो आप हिंदी में माँ की इस तरह की थोड़ी गलती कर सकेंगे। तो मैं कहूँगा कि गंभीरता नहीं है किसी भी स्तर पर। इसको हुँ, हुँ। यदि हिंदी राजभाषा है, तो आप हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे तो बड़ी दिक्कतें आएँगी क्योंकि दूसरे राज्य इस पे विरोध करेंगे। लेकिन कम बिल्कुल। से कम न्यूनतम हिंदी भाषी राज्यों में तो ये नहीं होना चाहिए। तो हुँ, जब हुँ। हैदराबाद के जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे जो रे गलत लगा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा तो वो प्रीति मैडम हैं उनके इंचार्ज, उनका फ़ोन लगा, उन्होंने कहा फ़ोन पे मेरी बात हुई, मैंने समझाया क्योंकि मेल मैंने अंग्रेज़ी में लिखी थी, तो मैं उनको समझाया कि
करता, है ना? शर्ट पे आता रहे कहाँ लगता है, कहाँ बोलते हो कहाँ लगता है, तो बोला पहले जाएगा, लिखा आगे वाले पे जाएगा, तब उन्होंने वो ठीक करवा दिया। और नहीं, मेरे लेकिन पास जयपुर में तो अभी भी पुराना ही चल रहा है, अभी भी सही नहीं हुआ है। जबकि हाँ, तो क्या करें? भारत सरकार के कोष में ठीक लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या करें? तो पर हाँ, अपनी तरफ से किसी हाँ, समस्या अगर दिख रही है लोगों को, तो लोग कहेंगे, बार-बार कहेंगे, तो चीज़ सुधरेगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं सुधरेगी। लेकिन अब दिक्कत ये आने लग गई, अब लोगों के अवलोकन ही घट गया। लोग चलते हुए भी, बैठे हुए भी फ़ोन ही हाथ में रहता, तो देखते तो फ़ोन में है, तो अगल-बगल में तो देखते ही नहीं है। और घट गया। पहले तो आदमी अवलोकन तो करते थे, अब अवलोकन भी बंद हो गया। तो ये तो और गिरावट आएगी। अच्छा कटारा जी, पुलिस का हमारे जो पूरा हमारा जो व्यवस्था है उसमें अपना बड़ा महत्वपूर्ण एक पक्ष है। तो पुलिस प्रशासन और जनता, इसके बीच में एक प्रभावी संबंधों के लिए किस तरह के सुझाव आपको लगते हैं कि प्रभावी हो, ताकि पुलिस का नाम सुनते ही एक भरोसे की हमें एक फील हो, ना कि एक डर और मतलब जैसे उस तरह की फीलिंग हाँ, नहीं हो। तो क्या लगता है किस तरह के? जी। पुलिस पे सर मतलब सर्वाधिक मेरे आर्टिकल हैं, यदि लोक प्रशासन के फील्ड से छाँटोगे तो सर्वाधिक आर्टिकल मेरे मतलब पुलिस व्यवस्था पर हैं। पुलिस विज्ञान में भी है, इंडियन पुलिस जर्नल में भी किताबें भी हैं, अवार्डेड हैं वो चारों ही। उनमें हर बार मेरा जो झुकाव है ना, मेरा कहिए किसी व्यक्ति का एक होता है ना बायस कह दीजिए, मेरे पुलिस की तरफ मेरा मत अधिक है, जनता की तरफ मेरा कम है। मैं इस चीज़ को बार-बार मंचों पर उठा चुका हूँ, प्रत्येक कमेटी में, मंत्रालयों में कि पुलिस ओवरबर्डन्ड है। पुलिस को आपने जैसे प्राइमरी का अध्यापक को आपने सारे काम दे रखे हैं ना कि जनगणना से लेकर के आपको एसआईआर करवाने तक, पशु गणना से लेकर के वोट करवाने तक, पल्स पोलियो अभियान से लेकर के और गाँवों के सारे काम, समस्त प्रकार की सूचनाएँ भरने तक, मतलब आपने सारे काम प्राइमरी के अध्यापक को दे रखे हैं और दूसरे आपने सारे काम इस देश के पुलिस को दे रखे हैं। और बाकी सारे कई विभाग तो ऐसे हैं जो साहब निठल्ले बैठे हुए हैं, जिनके पास सचमुच ही कोई काम नहीं है। तो देखिए, मेरा सुझाव बार-बार गया है कि एक पुलिस वाला वो कानून व्यवस्था उसका मूलभूत काम है। अब किसी की शोभा यात्रा निकली रही है या तो किसी की बिंदुरी निकलने लग रही है, किसी का मैरिज गार्डन वगैरह है, किसी की पार्टी है, किसी का राजनीतिक सम्मेलन है, मतलब आप तो अव्यवस्था करने सड़क पे या किसी आपने धरना दे दिया है, कोई भी डिमांड है, किसी की भी प्रॉब्लम है, आप सब जगह पुलिस को खड़ा कर देते हो। 10-20 घंटे पुलिस खड़ी है और पुलिस के लिए न तो पीने के पानी है और न वॉशरूम, क्योंकि सड़क पे हर जगह थोड़ी वॉशरूम बनाए जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि पुलिस को आपने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। नंबर 2, पुलिस थानों में सर चतुर श्रेणी का कोई पद ही नहीं है। तो सफाई करने से लेकर के बाकी जितने सारे काम है वो पुलिस में नहीं करता है। स्टेशनरी की सप्लाई के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तो पुलिस के को जो मूलभूत काम है कानून व्यवस्था, उसके अलावा पुलिस लोगों के छोटे-मोटी बातें सुनने के लिए, शिकायत सुनने के लिए, वीआईपी के प्रोटोकॉल में खड़े होने के लिए, वी मूवमेंट आया हो तो उसकी रक्षा करने के लिए, अदालतों में जाकर के वो सम्मन लाना ले जाना और अपराधी को खड़ा करना और उसकी तफ्तीश करने का काम, मूलभूत काम जो है, फिर यूँ करिए कि अन्वेषण के लिए पुलिस अलग कर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो विंग ही अलग होगी। और एक कानून व्यवस्था जो सामान्य आपकी सड़कों पे मैनेजमेंट करेगी, वो अलग होगी। पर इतने सारे पुलिस के बर्डन इसलिए बढ़े कि हमारे यहाँ सिविक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जब लोगों में कोई जवाबदेहिता नहीं है, उस काम के लिए भी पुलिस को तकलीफ में लाया जाता है। तो पुलिस का जो मूल काम है ना, या तो उसको 2 भागों में बाँटिए, अन्वेषण अलग और जनरल कानून व्यवस्था अलग। पर एक ही पुलिस वाला सब जगह जाएगा और उसको छुट्टी अवकाश की उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैच उनका देख लें तो बहुत खराब है। तो ओवरऑल पुलिस पे मतलब जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, सब वो बहुत, बहुत कम हुए हैं और इनका बर्डन लोगों की आदतों के कारण मतलब बढ़ रहा है। तो मेरा झुकाव पुलिस की तरफ है सुझाव में भी। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आपने एक बहुत ही संवेदनशील ढंग से उस समस्या को उठाया है समय-समय पर। अच्छा कटेरा जी, जिस तरह से आपकी सहभागिता रही है इन नीतियों को एक नागरिक के रूप में कहीं न कहीं सेंसिटाइज़ करने की, प्रभावित करने की या उन सुझावों को आगे बढ़ाने की। आप क्या सोचते हैं इस देश के नागरिक को
हमारे देश की नीति निर्माण की प्रक्रिया में किस तरह से सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए? आप तो मुखर हैं, आप व्यवस्था तो वहां तक पहुंच गए। आम आदमी को किस तरह से हम इसके साथ जोड़ें? व्यवस्था तो है सर, ऑलरेडी है। जब भी कोई नीति कानून हमारे देश में बनता है, हम आकाशवाणी, दूरदर्शन पे और जो भी हम्म, मीडिया है, सोशल मीडिया है और अखबारों में भी सुझाव माँगते हैं। जैसे हमने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, अपने सुझाव दीजिए। तो बहुत अधिक मात्रा में कोई प्रत्येक बार सुझाव आते हो ऐसा नहीं है। बहुत हमारे देश की जो 150 करोड़ की जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम आते हैं। नंबर 2, दक्षिणी अफ्रीका वाली व्यवस्था यदि अपनाए ये देश तो अधिक प्रभावशाली दिख रही है। वहाँ क्या है सर, खास तौर से लोक प्रशासन विभाग में, जिस विषय से संबंधित सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, तो वहाँ के उस विभाग के अधिकारी को आना अनिवार्य है। ये कानून है दक्षिण अफ्रीका में। तो यदि अच्छा। बात अपराध पे चल रही है तो पुलिस वाले भी आएंगे और महिला बाल विकास विभाग भी आएगा। भ्रष्टाचार पे है तो फिर जीएडी पुलिस वाले और ये एंटी करप्शन वाले आएंगे। मोताना पर है तो सोशल वेलफेयर, ट्राइबल डेवलपमेंट वगैरह ये आएंगे। उन अधिकारियों को बैठ के सुनना पड़ता है कि पार्टिसिपेंट्स क्या सोचते हैं, जनता का मत क्या है, इस पे रिसर्च क्या हुई है, किस किस तरह के सुझाव आ रहे हैं। तो बिना कुछ किए ही उस अधिकारी यदि आकर के बैठेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि विभाग की नीतियों के बारे में जनता का मत क्या है। तो ये एक कारगर उपाय है, इस तरह का किया जाना चाहिए। और नंबर 2 पे ये कि आम व्यक्ति सुझाव तो तब देगा जब वो खुद व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हो कि मुझे देश से प्रेम है और उसको ये फील हो कि अमुक समस्या समस्या है। कई बार तो क्या लोगों को समस्या समस्या ही नहीं लगती। वो प्रोफेसर बिल्कुल। संजीव भानावत को लग सकती है, डॉक्टर गजानंद शर्मा को लग सकती है, लेकिन किसी एक्स वाई जेड को नहीं लगती समस्या। तो पहले तो आपको समस्या समस्या की तरह दिखे, इसका समाधान हो सकता है, इसका विश्वास हो और बार बार एक ही सुझाव बहुत सारे लोग देंगे तो साहब जनमत का अपना एक उपयोग है। जनमत ही तो पब्लिक पॉलिसी का इनपुट होता है, तभी पब्लिक पॉलिसी बनती है और उनमें रिव्यू होता है या तो सुधार वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो लोग अपना नागरिक दायित्व समझे और अपने जनप्रतिनिधि को भी कहें और तो फिर बहुत सारी चीजें सुधरती भी हैं। तो लोगों की स्व प्रेरणा भी हो, खुद जनप्रतिनिधि अपनी सभाओं में कहें कि बताइए कि अमुक अमुक समस्या के समाधान करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और क्या प्रयास कर सकते हैं। तो जन सहभागिता जनप्रतिनिधियों के आह्वान पर बढ़ती है हम्म, और जो नौकरशाही है उसमें इतना नहीं है, वो तो एक डर्रे पर चलने वाला मैकेनिज्म है। लेकिन बॉस कौन है? बॉस तो पॉलिटिकल है। तो राजनीतिक व्यवस्था हम्म, वाले लोग बॉस हैं, तो लोक प्रशासन की व्यवस्था तो राजनीतिक व्यवस्था का उप सिस्टम है, उप व्यवस्था है। हम्म, इसका मतलब ये हुआ कि राजनेता सजग हों, प्रयास करें, जनता से सुझाव मांगे और जनता अपनी भागीदारी समझे। तो उसके लिए पहले वही होगा कि पहले से बेहतर नागरिक तैयार करिए आप। हम गुड गवर्नेंस के हम्म, बहुत सारे कंसेप्ट लेकर के आ गए। तो गुड गवर्नेंस तब लागू होगी जब सोसाइटी गुड होगी। बिल्कुल। तो आप सोसाइटी तो बैड है और आप गुड गवर्नेंस क्या फर्ट करते हो। तो मतलब गुड सोसाइटी इज प्री रिक्विजिट फॉर गुड हम्म, गवर्नेंस। तो प्राथमिक आवश्यकता गुड सोसाइटी है और उसके लिए कि आप बचपन से ही अच्छे नागरिक बच्चे तैयार कीजिए। हम्म। लेकिन जैसा कटारा जी आपने कहा कि एनईपी की आपने बात की, मुझे लगता है कि अब सबसे ज्यादा शायद सुझाव मैंने जो पढ़ा है कस्तूरी रंजन समिति के बारे में, करीब 2 लाख के आसपास सुझाव आए थे। और हाँ, शायद ये ऐसी पहली पब्लिक पॉलिसी थी जिसमें इस देश की अधिकतम जनता का एक तरह से पार्टिसिपेशन हुआ। तो शायद जागरूकता तो मुझे लगता है कि बढ़ लगी है। और एक फर्क और देख रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। आपने जब ये शुरू किया था उस समय आप पत्र लिखते थे आप। हम्म, अब जिस तरह से ये डिजिटल मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ है, अब सरकार ने पोर्टल बना दिए ग्रीवेंस के लिए। जैसे हम्म, विकसित भारत की बात आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं 2047 में, तो बाकायदा ऐसे पोर्टल्स हैं जहां युवाओं के साथ साथ समाज के और भी जो जागरूक और चिंतनशील लोग हैं वो सुझाव दे सकते हैं। मैंने कई बार पढ़ा है कि जब प्रधानमंत्री दिल्ली में मान लीजिए भाषण दे रहे हैं या मन की बात कार्यक्रम में कर रहे हैं, तो कई बार जनता से वो विचार भी इनवाइट करते हैं कि किन मुद्दों मांगते पर हैं, बात बिल्कुल की बहुत जाए। बार मांगे। हाँ, इस तरह से मुझे लग रहा है कि आप जिन बातों को उठा रहे हैं तो शायद एक शुरुआत तो हुई है, लेकिन अब वो किस स्तर पर है और कितने प्रभावशाली है,
तो ये तो लोक प्रशासन के विद्यार्थी के रूप में उसकी व्याख्या आप शायद दिक्कत ये प्रभावी ढंग है से सर, कर वो पाएँगे। जो बहुत सारे सुझाव जाते हैं, कई बार अधिकारी गंभीर होता है और आगे प्रधानमंत्री जी तक तो पहुँचाए जाएँगे ना जाने के बाद में, हुँ, स्क्रूटनी हुँ, हुँ। करके, हर एक तो नहीं रखा जा सकता लाखों तो। कई बार तो इतने लापरवाही से हैं, जैसे मैं यहाँ नाम नहीं लिख सकता, बोल सकता, लेकिन आपको वाकया बता सकता हूँ। एक हुँ, सुझाव हुँ। मैंने अभी रिसेंटली दिया और वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर ही दिया था, सरकार के काम पे, और बाकायदा मेरे पास लिखित में आया है घर पे कि ये सरकार से संबंधित काम नहीं है। अब मैं अच्छा, कह नहीं सकता हूँ बात आपको, इनफॉर्मली तो मैं बाद में बता दूँगा। तो यदि इस तरह की वो है ना, मानसिकता होगी निकम्मापन तो कह फिर दीजिए, लापरवाही कह दीजिए, अहंकार कह दीजिए, कुछ भी कहिए हुँ, उसको फिर, तो ये तो बहुत ही मतलब जो रोज़ी-रोटी है ना, उसके साथ आप अन्याय करने लग रहे हैं कि आप सरकार के काम पे सुझाव माँगो और जब दें कहते हैं सरकार से संबंधित नहीं है। तो फिर ये तो बहुत ही विचित्र बात है। तो इसका मतलब अब उसकी शिकायत करी जाए तो वापस वो फाइल वहीं जाएगी जहाँ से वो आई थी। तो हुँ, ये एक हुँ, हुँ। अलग किस्म का नौकरशाही में अहंकार, एक आवारापन तो है। वो पर ऐसा नहीं कि हमेशा, कई अधिकारी बाकायदा फ़ोन भी करेंगे, मेल पे जवाब भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे, मीटिंग में भी बुला लेते हैं बहुत बार कि बताइए इस पे हुँ, हुँ। विस्तार पूर्वक आप क्या कहना चाह रहे थे। तो हुँ, हुँ, हुँ। मतलब मिश्रित सी व्यवस्था है, तो मैं निराश नहीं हूँ, हताश भी नहीं हूँ, लगे रहें, तो अभी तो यही है सभी से कही। अच्छा कटेरे जी, आप निरंतर शोध करते हैं, अपनी तार्किकता और भाषाई सटीकता के साथ अपनी बात को रखते हैं। ये जो अनुशासन आपने विकसित किया और ये जो निरंतरता 35 साल एक मुद्दे पे मतलब एक मिशन पे लगे रहना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। तो ये अनुशासन और ये निरंतरता शोध की, तार्किकता की और भाषाई सटीकता की कैसे कैसे आपने विकसित किया इन सारी चीज़ों को? सर इसका किस कोई तरह की आप फ़ॉर्मूला नहीं है, दिनचर्या रही? भाषाई मामले में तो मेरे पिताजी भाषा के ही थे, तो वो हर त्रुटि हुँ, पे हुँ। पिटाई करते। तो वो तो बनाया गया था कि आप भाषा के साथ सम्मान प्रदर्शित कीजिए। आप भाषा में बोलते टाइम जो आपका एक्सेंट होता है, वो तो आपके लोकल उस पे निर्भर करता है, आप कहाँ से पले-बढ़े हैं। लेकिन हुँ, हुँ। लिखने के मामले में तो आप थोड़ा ये ऐसा नहीं कि मैंने भाषा की त्रुटि कभी करी ही नहीं है, की है, लेकिन रूटीन में औरों जैसी नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे माता-पिता ने और मेरे अध्यापक, बहुत अच्छे अध्यापक मुझे भाषा के मिले। हुँ, तो हुँ। ये 2-3 क्लास तो बीजीएमसी में आपकी ही थी कि मेजर त्रुटियाँ भाषा में क्या की जाती है लेखन में। तो उसका श्रेय तो फिर आप जैसे और बहुत सारे लोगों को जाता है। जी, मैं जी, नहीं जी। कहूँगा निजी, तो मेरे अध्यापक और मेरे परिवार को श्रेय है इस अनुशासन के लिए तो। हुँ, हुँ। अच्छा लेकिन जैसा मैंने देखा, एक तरफ तो आपने सुझाव दिया उसकी क्रियान्विति हुई, चौथी क्लास से ही बात कर रहा हूँ मैं। वो एक आप में एक सकारात्मक दृष्टि विकसित हुई, एक उत्साह और ऊर्जा बनी और एक तरफ ये भी सुझाव आया कि ये सरकार का काम नहीं है। तो हाँ, मिश्रित उससे आप दौर से गुज़रे, तो इन सारी परिस्थितियों में अपनी उस ऊर्जा को मतलब मेरा जो संकेत है वो सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बनाए रखते हैं आप? कभी निराशा लगी हो कि यार क्या सरकार है, क्या सर व्यवस्था है? हाँ। इसका कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। ये हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। हुँ, हर व्यक्ति का अपना एक मतलब संस्कार या जिस जहाँ से वो पला-बढ़ा हुआ है, उसकी एक हुँ, निजी दुनिया में कहीं पर भी मेरा आपका नियंत्रण नहीं है। हुँ, हमारा हुँ, आपका नियंत्रण केवल अपने खुद के विचारों पर है और हमारे विचार ही निर्णायक हैं, विचार ही हमें बनाते हैं। तो आप किसी भी मुद्दे पर खुद कन्विंस हो जाइए। तो यदि मैं हुँ, कन्विंस हूँ कि आज नहीं तो कल ये काम होगा, तो मैं उससे मेरा उत्साह बना रखता हूँ ना, वो मुझे नहीं पता किसने कहा था, पर किसी की लाइन है कि ये तय है कि इस रास्ते पर रब मिलेगा, भगवान, ये तय है कि इस रास्ते पर रब मिलेगा, कोई नहीं जानता कब मिलेगा। हुँ, 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 तो हुँ। आप लगे रहिए, ये मतलब आप इसलिए नहीं कि वो सफलता नहीं मिली, आप अपने काम में यदि आपकी आत्मा सबसे बड़ा अदालत है, आपकी आत्मा बिल्कुल। आपको कह रही है उस काम को करिए, तो करिए फिर आप उस काम को। हुँ, तो हुँ, कम हुँ। से कम मान लीजिए ग्रीवेंस कंप्लेंट के मामले में तो किसी से झगड़ना भी पड़ता है। बहुत बार हुआ है कि लड़ाई झगड़ा हुआ और अपील हुई, कोर्ट कचहरी हुई, आरटीआई हुँ, हुँ। जाने क्या-क्या हुआ है। बहुत बार वो प्रकरण अलग है, कर लेंगे बात किसी दिन। लेकिन जी, जी। सुझाव देने में तो कुछ भी ज़ोर नहीं पड़ रहा। हाँ, 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 हाँ। तो पर उसके लिए अच्छा पड़ता है जोर हुँ, दिमाग पे और लोगों को सोचना पसंद नहीं है। हुँ, सोचने हुँ। से ज़ोर पड़ेगा, फिर कोई निष्कर्ष आएगा,
फिर लोग सशंकित रहेंगे, आशंकित रहेंगे कि पता नहीं अधिकारी मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उन कइयों को डर भी रहता है ना, तो आप ऐसे काम ही क्यों करो कि आपके साथ कोई कार्रवाई करेंगे? तो मन में चोर ही मत रखो। तो यदि जीवन में शुचिता है, सच्चाई है आपके आचरण में, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। पर आपने कुछ गड़बड़ तो कुछ और कर रखी है, डर किसी और कारण से रहे हो और प्रयास किसी और कारण से नहीं करते, तो ये दोहरा चरित्र है ना, ये नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है सर। अच्छा कटेरा जी, 2047 में विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। लेकिन जब तक व्यक्ति सपने नहीं दिखेगा तो साकार कैसे करेगा? वो जैसा आपने कहा कि निरंतर चलते रहना है। आप 2047 में विकसित भारत के सपने की जब बात की जा रही है, क्या लगता है आपको अगले 5 वर्षों में भारत की व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे 2, 3, 4 महत्वपूर्ण सुझाव कि उस पर हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए ताकि कहीं भारत के आगे विकास की, प्रगति की, समृद्धि की दिशा में कहीं कोई हम बदलाव देख पाएँगे? 1 नंबर पे जनसंख्या नियंत्रण, हुँ, हुँ। नंबर 2 पे जवाबदेहिता प्रत्येक स्तर पे, तो अपना आप आपका भ्रष्टाचार वगैरह ये कंट्रोल हो जाएगा। और हुँ, हुँ। सिटीजन कुंडली, जनसंख्या नियंत्रण करना ही पड़ेगा आपको ज़बरदस्ती। हमारे यहाँ संसाधन नहीं है, 150 करोड़ लोगों को पानी पिलाने के लिए खाना सब्ज़ी नहीं है, सब चीज़ें कम पड़ती हैं। ऐसे में हॉस्पिटल में मेरे देखते-देखते 20 गुना विस्तार हो गया, लेकिन अव्यवस्था भी 20 गुना बढ़ गई। तो बहुत बिल्कुल। काम हुए हैं, बस, ट्रक, हवाई जहाज़, सड़क, मेट्रो सब कुछ है, लेकिन सब जगह आदमी, 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 आदमी। तो साहब हुँ, हुँ। हमारी क्षमता से अधिक इंसान है, इसे सही रोकना कह रहे हैं। होगा। कल कल मैं खबर पढ़ रहा था 2080 तक हम 2 अरब क्रॉस कर जाएँगे। और हाँ, उसमें लेकिन इन्होंने जो हमारे पॉपुलेशन साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है तब भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो शायद स्थिर रह पाए। तो आप बताइए, अभी तो ये 50 साल आगे की बात कर रहे हैं, 2 अरब से कमी ऊपर। कमी ज़रूर आई है 10-20 साल में, मैं मेरे सर्किल में देख सकता हूँ गिरावट है, लेकिन हाँ। स्थिर नहीं हुई है, कमी हुँ, आने हुँ। लगी है। अच्छा कटारा जी, अब आप इतना आपने काम किया अलग-अलग क्षेत्रों में, अगले कुछ साल कोई विशेष ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर आप विशेष सजग और सतर्कता के साथ कुछ काम करने की योजना बना रहे हो? कॉमन सेंस वाले जो मुद्दा है, इस पे स्कूलों में या कॉलेजों में कहीं भी व्याख्यान हो या कोई सेमिनार, संगोष्ठी हो या पम्पलेट हो या कोई मतलब जिस तरह का जहाँ-जहाँ मिलने वाले मेरे होते हैं, उनसे हुँ, साथ हुँ। बात करके शिक्षा जगत का हूँ, तो इसी को प्रचारित-प्रसारित कर रहे होते हैं। तो हुँ, अभी तो हुँ, हुँ। सारा जोर इसी पे साइंटिफिक टेम्पर और कॉमन सेंस से रिलेटेड जो कुछ भी हो, हुँ, तो हुँ, इस हुँ। पे है मेरा चाहता हूँ कि विकसित हो, ये हुँ, हुँ, हुँ। साइंटिफिक टेम्पर विकसित हो। अच्छा, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की जो संख्या है अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छी खासी है और युवाओं से बहुत अपेक्षाएँ भी हमें हैं। और चूँकि अब आपका पूरा जीवन, आपका हमारा जीवन तो पूरा युवाओं के साथ ही बीता है। अब जी। सेवानिवृत्ति के बाद भले ही कुछ कम हुआ हो लेकिन अभी भी जुड़ाव तो रहता ही है। हुँ। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ कर के अपना कोई ये योगदान दे सकते हैं जिन यात्रा पे या जिन परंपराओं का आप निर्वहन कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए? युवा बेसिक्स को नहीं छोड़े। हुँ, मेरा हुँ। मतलब ये है कि जैसे अखबार पढ़ना, रेडियो सुनना बेसिक्स है, एक बात। हुँ, हुँ। आपके पास पढ़े-लिखे हो तो आपके घर में बाकायदा आपकी टेबल पे एक मुख्य शब्दकोश, हिंदी, अंग्रेज़ी जो भी आपकी भाषा है और संविधान होना चाहिए। हुँ, 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 तो हुँ। ये तो हो गया आपका जुड़ाव और दूसरा स्क्रीन टाइम को कम करिए। आँखें भी बिल्कुल। खराब हो रही, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और आपको फालतू की जो बिल्कुल जो समय है ना, ये आपको एक तरह से बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहा है। और ऐसा समय आ गया है कि कल मेरे बेटे से बात हो रही थी, तो 10-20 साल बाद तो लोग शायद ऐसा भी सोचें इस एआई के कारण, क्योंकि ऐसे-ऐसे उपकरण आ जाएँगे कि लोग कहा करेंगे अच्छा हमारे पास तो मतलब इतना बड़ा एक मोबाइल हुआ करता था, उसको हाथ में ज़ोर पड़ता था। फिर बाद में पता नहीं कोई चिप्स ऐसी आ जाएगी नाखून से चला करेगी। तो लोग कहेंगे अच्छा देखो किसी ज़माने में हैवी सा मोबाइल रखना पड़ता था। फिर ऐसा भी हो कि लोग वो बेटा बता रहा था, फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपके सोचने का काम एआई करेगा। हाँ, तो तो आप देखिए ना कुछ खटारा तो जी, कुछ एक नहीं दौर सर, एक दौर था वो जब टीवी कितना मोटा होता था, कितना बड़ा होता था। अब टीवी हाँ, तो स्मार्ट टीवी आ गए बिल्कुल पतले। इंसान हाँ, ज़रूर चूँकि घर में बैठा रहता है तो वो मोटा होता जा रहा है।
रिवर्स तो हो सर गया वो ना जो ये। फ्यूचर की 40-50 साल वाली पीढ़ी आएगी ना बाद में, हाँ, 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 विकसित भारत जो कह रहे हो आप, तो वो ऐसे भी आश्चर्य किया करेगी कि पुराने ज़माने में बताइए हमें सोचना भी हमें पड़ता था। सही इसमें भी बात। वो रोमांच हुआ करेगा कि देखो आजकल तो सोचने का काम भी कोई और मशीन ही कर लेती है। तो एआई के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन हम बहुत हुँ, तेज़ी से क्रिएटिविटी से बाहर जा रहे हैं, अवलोकन से बाहर जाने लग रहे हैं, सामान्य समझ से बाहर हो रहे हैं। इसे बनाए रखिए, संस्कृत में कहते हैं ना कि अपनी धुरी पर रहिए। सारे ग्रह हुँ, तब हुँ, तक चलते हैं आसमान में, जब वो सूर्य के चक्कर काट रहे होते हैं, अर्थात वो अपने परिपथ पे रहते हैं। अपने मूल को जो ही आप छोड़ेंगे, फिर आप एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह में परिवर्तित होकर के समाप्त हो जाओगे। अपने मूल हुँ, को मत छोड़िए, वो चाहे शिक्षा के हों, हुँ, परिवार के हों, संस्कृति के हों, समझ के हों, मानवता के हों, कल्पनाशीलता के हों, सृजनात्मकता के हों, आप मूल से भटक रहे हो। मूल को मत छोड़िए, फिर जीवन में जो कुछ भी आपको अपने शौक पूरे करने करिए, पर मूल पे बने रहिए। तो समाज के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, संबंधों के प्रति भी, व्यवस्था के प्रति भी। हुँ, हुँ। व्यवस्था हमसे बनी, हम व्यवस्था से थोड़ी बने हैं। बिल्कुल। ये समझ युवा नहीं, विकसित बिल्कुल करें। आपका कहना बिल्कुल सही है और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कटारिया जी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं है केवल व्हाट्सएप को छोड़ कर के, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी, कभी इनसे पूछता हूँ क्या फ़ेसबुक पे हैं, टैग कर दूँ आपको? नहीं है। लिंक्डइन पे हैं? नहीं है। ट्विटर या एक्स यूज़ करते हैं? नहीं है। इनका सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई, शोध, अनुसंधान, लेखन और जिस तरह से अपनी बात आज के पूरे इसमें रहा है कि किस तरह से इन सामाजिक संवेदनाओं के साथ, व्यवस्था के साथ और कहीं एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो ये इस तरह के जो कार्य हैं वो तभी हो पाते हैं जब आप एक मिशनरी भाव से इसमें इनका व्यक्तिगत फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन समाज के प्रति जो कहीं एक इनकी संवेदनाएँ जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से हम ग्रामीण इलाके से निकल कर आपने एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और किस तरह से आपने जैसा बताया कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ आपने काम किया है, तो ये इसका प्रमाण है कि व्यक्ति यदि ठान ले, तो वो निरंतर आगे बढ़ सकता है और इसी के साथ-साथ एक ही व्यक्ति नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो हम दर्शकों से हमारे इस चैनल के जो दर्शक हैं, उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो इस कार्यक्रम को सुन रहे हों, तो अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करें, मार्गदर्शन करें और डॉक्टर कटारिया की जो वेबसाइट है, आप डॉक्टर सुरेंद्र खटियाला भी टाइप करेंगे, तो आप वेबसाइट तक पहुँच जाएँगे, उसका वो अवलोकन करें और कहीं न कहीं उनको मोटिवेशन मिले, तो वो राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा के साथ जुड़ कर के इस यात्रा को और आगे बढ़ाएँ, उनको और अधिक शक्ति और सामर्थ्य दें, ताकि मिल कर के हम 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार कर सकें। कटियारा जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बात थैंक की, यू सर, बहुत आपका अपने थैंक इस यू। पूरे मिशन के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि मोटिवेशन मिलेगा और आप जिस मिशन पे चल रहे हैं, पूरा युवाओं की एक टीम आपके साथ जुड़ेगी और जितनी अपनी क्षमता है, सामर्थ्य है, हम सफलता अर्जित करेंगे और जो इस राष्ट्र के प्रति हमारा ऋण है, उसे भी पूरा करने की दिशा में कहीं अपना किंचित योगदान दे पाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।